सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगेट शाला। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए किसके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, तो हमने शायद 4-5 क्वेश्चन ऐसे कुछ लिए थे। तो उससे क्या है कि उससे हमको एक बेसिक आइडिया हो गया अभी, है ना। बेसिक आइडिया क्या हुआ कि किस तरीके से एक फंक्शन अगर हमको दिया गया है तो उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ले। ठीक है, और उसके जो पहले लेक्चर्स में जो हम लोग देखे थे, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो देखा था हमने, तो उसमें बेसिकली हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में समझा था, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप देखोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने क्वेश्चंस है ना, 99% या मैं बोलूँगा 100% क्वेश्चन ही उतने प्रॉपर्टी से मतलब मोर देन सफिशिएंट है, उससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको मतलब कोई भी टेंशन की मतलब ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, बचा 1-2 चीज़ और है उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो वो मैं आपको कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आज जो स्टार्ट करूंगा वो है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? तो जो बचा है अब आपको पता चल ही जाएगा। अभी चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, अभी और भी लगभग 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, अभी छोटे छोटे होंगे वो, तो 3 या 4 लेक्चर्स बचे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि और भी मतलब क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और क्या बच गया हमारा। तो 2 है हमारा बेसिकली, यूनिट स्टेप फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमको एक लैप्लास का हमारा एक बेसिक फाउंडेशन रेडी हो गया है ना। अभी मतलब हम ऐसे स्टेट पे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट कि अगर कोई हमसे कोई एक फंक्शन दे दे, बोले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो हम एलिजिबल है निकालने के लिए, है ना। और आप कैसे एलिजिबल हो, तो आपको देखना रहेगा कि आप प्रैक्टिस करो थोड़ा, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन प्रैक्टिस, है ना। तो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपका कंसेप्ट क्योंकि बहुत क्लियर है। तो आप देखो, कहीं से भी आप क्वेश्चन लो, है ना, मैटर नहीं करता। आप ऑनलाइन कहीं से लो, किसी के टेस्ट सीरीज से लो या कहीं से भी लो, आपको जहां से अच्छा लगता है वहीं से लो, बस क्वेश्चन लेने का ट्राई करो। ठीक है, तो आज से क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो आज का हमारा हेडिंग बनेगा। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आज का जो हमारा हेडिंग बनेगा क्या है वो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप क्यों यूज करते हो। आपका कोई एक काम है मैथमेटिकल जिसको आप इजी करते हो, है ना। तो मान लो कि आपको टाइम डोमेन में कुछ एक दिया गया है और आपसे उसका सोल्यूशन पूछा गया। लेट्स से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, आपको उसका सोल्यूशन किसी ने पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में है, उसका सोल्यूशन किस में होगा, टाइम डोमेन में ही होगा, है कि नहीं। बट आपने क्या किया, सुनते रहो ध्यान से, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर टाइम डोमेन में है तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो भी किस में होना चाहिए, टाइम डोमेन में होना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, आपको लगा कि ये यार तो डिफिकल्ट है मतलब टाइम डोमेन में सॉल्व करना। आपने क्या किया, उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब एस डोमेन में लेकर गए, है ना। एस डोमेन में आपने उसको लेकर गए, तो आप एस डोमेन में उसको सिंप्लीफाई किए, है ना। आपको एस डोमेन में क्या मिला, एक सिंप्लीफाइड एक कुछ मिला, मतलब एक फंक्शन ऑफ एस मिला, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आंसर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो कि एस डोमेन में है, वो आपका कैसे आंसर होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है उसको तो टाइम डोमेन में लेके जाना पड़ेगा। तो वहीं पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपना रोल प्ले करता है। मैंने क्या बोला, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया आपने, एस डोमेन में लेकर गए। एस डोमेन में ले जाने के बाद में अब आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आप सोचो, जब आप लैप्लास अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका टाइम डोमेन से एस डोमेन में जा रहा था। अब जब फिर एस से टाइम डोमेन में जाना होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स अप्लाई कर देना पड़ेगा, सो दैट आपका जो एस डोमेन में है वो टाइम डोमेन में चला गया और आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाता है। क्लियर? तो चलो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये क्या होता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है, इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ एस। होता है कि नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी। क्लियर? तो यही होता है लैप्लास इनवर्स का डेफिनेशन। क्लियर? अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। एक सिंपल सा एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 है ना, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो आप मेरे को बोलोगे 1/s। क्लियर?
है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/s है, इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो आप बोलोगे 1, है ना। यूनिट सब फंक्शन आप यूटी भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया मतलब एक बेसिक मीनिंग। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि e⁻80 इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 1/s माइनस ए। क्लियर। अगर मैं आपसे ये नहीं पूछकर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1/s माइनस ए का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, तो ये क्या है आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म, और ये क्या है आपका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। ये क्या है आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म, और ये आपका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो 1/s माइनस ए का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e⁻80। वहीं पर अगर मान लो कि मैं आपको ये दे दूं a/s² प्लस a², तो आप मेरे को क्या बोलोगे, इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। ये किसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, sin 80, है ना। तो इस तरीके से इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर बोलूं कि इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में आपने क्या निकाला, ये जो फंक्शन था उसी को आपने निकाला, तो ये f को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f इज इक्वल टू 1/2πj सिग्मा माइनस j ओमेगा सिग्मा प्लस j ओमेगा fs e⁻st ds। मैं क्या बोला, आप f को ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो होगा क्या, आपके पास में सब कुछ रहेगा, आपके पास में fs है ना, fs आपके पास ऑलरेडी होगा। आपको पूछा क्या जा रहा है f निकालने के लिए, तो आपके पास fs होगा, तो आपको इंटीग्रेट करना है इससे, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि ये आया कहाँ से, पहला क्वेश्चन, है ना। या हो सकता है उससे पहले ये क्वेश्चन आया होगा कि ये है क्या, है ना। एकदम जेन्युइन सा बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, भले ही आप मेरे सामने ना हो, बट मेरे को पता है कि आपके दिमाग में क्या डाउट आएगा इसको देख के। तो ये एक इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इतना समझ लो अभी के लिए, मैं बता रहा हूँ, सुनते रहो बस। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ये सब बात करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको ये लिखा दिया आप रट लो, है ना। आपको इसको याद भी नहीं रखना क्योंकि ये कभी भी यूज भी नहीं होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे देखो आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हो ना वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो आपको एटलीस्ट इंजीनियरिंग में आज तक पिछले 30 साल 35 साल जब से एग्जाम हो रहा है, कभी भी इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आने वाले टाइम पे भी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जब हमको इन्वर्स लैप्लस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म चाहिए। दैट मीन्स क्या चाहिए हमको, f चाहिए। तो उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। आप लोग से रियल प्लेन में तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं। अगर मैं आप सिंपली अगर किसी को बोल दूं कि इसका इंटीग्रेशन करो, अगर मैं बोलूं किसी को e⁻x माइनस e⁻x dx, चलो लो, अगर मैं बोल दूं किसी को कि इसका इंटीग्रेशन करो, है ना, इसी का इंटीग्रेशन करो, तो आधे लोग तो मतलब देख के डर जाएंगे कि ये है क्या, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सोचो आपसे रियल प्लेन में इंटीग्रेशन होता नहीं है और आप जा रहे हो इंटीग्रेशन किस में करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, है ना। तो फिजिबल नहीं है वो, है ना। बट फिर भी मैं उसका प्रूफ दिखाऊंगा, है ना। मैंने जो ये लिखा है मैंने इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किसके लिए एलिजिबल है और कब एलिजिबल है, कहाँ से आया है ये, है ना। तो आप अभी सोच रहे होगे कि सर जब आपको प्रूफ दिखाना ही है तो अभी दिखा दो यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा कि मैं अभी नहीं दिखा सकता। मैं क्यों नहीं दिखा सकता, बिकॉज इसको प्रूफ करने के लिए जो मैं जर्नी जहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट होता है। और आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है ना। और जो पता भी है वो भी आप याद कर लियो या फिर रट लियो, है ना। तो मैं इसीलिए इसका प्रूफ अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। जिस जगह पे मेरे को दिखाना होगा इसका प्रूफ, जब मैं सिग्नल सिस्टम में जाऊंगा, है ना, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे एक चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। क्योंकि जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको तब आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर हो चुका होगा, है ना। वहाँ पे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर हो चुका होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट बहुत लोग आता भी नहीं है। तो मैं कराऊंगा ना आपको जहाँ पे कराना होगा, बट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको। अगर आपको नहीं भी पता है ना कि ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है, फिर भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ आप कहीं पे भी करने वाले नहीं हो, ठीक है। चलो, तो यही है बस इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं जानना है। हमको बस ये जानना है कि किस तरीके से हम टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और f को निकालेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है बस। क्लियर। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि हम लोग इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे।
कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसमें, बस जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना उसी के कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, बट उल्टा यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। आगे मैं बताऊँ कुछ मेथड्स के बारे में। अगर मैं बताऊँ मेथड्स भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, मैं इसको क्या बोलूँ, मैं स्टेप्स बोल देता हूँ, ठीक है। मैं स्टेप्स बोल देता हूँ, चलो स्टेप्स, हाँ स्टेप्स। क्या बोला मैं, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैं क्या बोला, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स लैप्लास। पहला स्टेप जो होता है, ठीक है, यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इफ एप्लीकेबल, या फिर इफ रिक्वायर्ड, है ना। मैं क्या बोला, आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो दो स्टेप मैं बताऊंगा आपको अभी। पहला स्टेप है यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कब, इफ रिक्वायर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ रिक्वायर्ड। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा जरूरत पड़ेगा, नहीं भी पड़ सकता है, तो इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर। सेकेंड स्टेप में लिखूंगा, इसको मैं इसमें लिख रहा हूं, ठीक है, यूज योर ब्रेन, ठीक है। मैं क्या बोला, यूज योर ब्रेन, तो उससे ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई खास, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन नहीं है। जैसे कि आप देखते थे ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या था, आपका कुछ प्रॉपर्टीज थे जिसका आप हेल्प लेते थे, तो यहाँ पे भी ना आप उन्हीं प्रॉपर्टी का हेल्प लोगे, बट क्या होगा कि वो उल्टा वे में होगा, है ना। मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही है सेकंड स्टेप, यूज योर ब्रेन, अपना ब्रेन यूज करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। आप देखोगे मैं कराऊंगा ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, आप ट्राई करना अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है कि यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो बहुत लोग, आप में से बहुत लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में सुना भी होगा, है ना। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, तो आई होप सो कि आपको शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में ना। और अगर आपको लगता है कि आपने आज अगर मेरे से कुछ नया सीखा है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि सर पार्शियल फ्रैक्शन में मेरे को आज फर्स्ट टाइम ये चीज सीखने को मिला, ठीक है। और अगर पहले से आता है तो इट्स ओके, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता है, अगर आप मेरे से सीखे हो तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, बस कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर ये तो नया सीखने को मिला मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन में। चलो, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ डिस्कशन करा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि आपको इसके बारे में पता होगा, है ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि पता होगा, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि फिर भी बहुत लोग एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं होता है तो उनको नहीं पता है, क्योंकि ये इसके बारे में तो 11-12 के बच्चों को पता है, 12 के लोगों को जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है 12 में उनको भी पता है। बट मान लो कि अगर आपको नहीं पता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में, तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या दिक्कत है। 2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/s × s + 5, ठीक है, इसको मुझे लिखना है a + b, है ना। a + b फॉर्म में मेरे को लिखना है। अब a + b क्या है सब कुछ छोड़ो, मेरे को उसको लिखना है उस फॉर्म में, ठीक है। तो चलो मैं क्या करूंगा पता है, 1/s × s + 5, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा a/s + b/s + 5। क्लियर हो गया। तो ये ना बहुत लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 80% लोगों को तो पता ही होना चाहिए, है ना। इवन जो एवरेज स्टूडेंट भी है या फिर जो बिलो एवरेज भी है उसको भी ये चीज तो पता ही होगा, ठीक है। अभी मेरे को ना a और b का वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा पता है, दोनों तरफ ना s × s + 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 = हाउ मच, a, s और s कैंसिल हो जाएगा तो s + 5 बचेगा। समझे ना क्या किया मैंने दोनों तरफ क्या किया, s × s + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो s और s कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, a × s + 5 प्लस क्या बचेगा, b × s, ठीक है। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दो, ठीक है, आप इंजीनियरिंग छोड़ दो अगर समझ में नहीं आया तो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं s का वैल्यू 0 लूंगा, when s = 0, है ना। तो s का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करोगे, इधर पे 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 = 5a। Therefore a का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। चलो ठीक है, a कितना आ गया, 1/5। अभी अगर मैं बोलूं when s = -5,
मैंने क्यों लिया -5? क्योंकि मेरे को a और b का वैल्यू चाहिए। तो जो मैंने s जब 0 बिठाया तो b गायब हो गया वहां से। जब मैं s का वैल्यू -5 बिठाऊंगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, बस बचेगा क्या? b बचेगा। तो s इक्वल्स टू -5 जब मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो 1 इक्वल्स टू b इंटू -5। देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया आपका? -1/5। तो पता है 1/s इंटू s+5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a/s। a का वैल्यू कितना है? 1/5s है ना, और b का वैल्यू कितना है? -1/5। तो -1/5 s+5। क्लियर हो गया है ना, समझ में आया? तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो। आपने इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना मिलेगा आपको? 1/5 आएगा ना आंसर? 5 × 5s+5 5s+5 -5s। हाँ आएगा, देखो इसको आप ना फिर से एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करो, आपको यही मिल जाएगा। तो वैसा करने का रीजन क्या था? पहला चीज तो वैसा करने का रीजन क्या था? उसका वो करने का रीजन ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द, है ना, क्या बोला मैंने? फाइंड लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s+5 1/s इंटू s+5। ठीक है, ऐसा हमने किया क्यों? पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्यों किया? देखो, अगर मैं आपसे बोलता कि फाइंड द लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s+5, तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आप अपने जो भी मैंने फॉर्मूलास करवाए हैं आप उसमें चेक करो, क्या ऐसा कुछ भी आपको मैंने करवाया है? नहीं करवाया है कि नहीं? आप चेक करो अपने कॉपी में, पेज को पलटो और देखो ऐसा कुछ भी मैंने कराया है? नहीं कराया। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसको, ये सेम चीज को मैं इसमें लिख सकता हूं, है ना, इसमें लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं? क्योंकि ये यही तो है, सेम ही तो है दोनों ना, बस मैंने इसको क्या किया? दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, है कि नहीं? तो वही हेल्प किया हमको पार्शियल फ्रैक्शन ने। अब अगर मैं बोलूं कि लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s+5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/5s माइनस 1/5 इंटू s+5, है कि नहीं? अब ये सिंपल हो गया। देखो अब कैसे सिंपल हो गया पता है? अगर मैं लिखूं इसको तो अब देखो ये क्या हो गया? 1/5s। तो लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/5s क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो दो टर्म है ना, तो मैं लीनियरिटी अप्लाई करूंगा यहाँ पे। अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर आपका नॉर्मल में एप्लीकेबल अगर होता है तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म में भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं 5 को बाहर निकाल दूं तो लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5, है ना। तो 5 इंटू मैं लिखूंगा 1, बट जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? यूटी लिखते हैं। यूटी मतलब क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो आप 1 लिखो या फिर आप यूटी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आप या तो यूटी लिख दो। ठीक है, वो क्या है? आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो आपको पता ही होगा यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? ut इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो अब देखो ये क्या है आपका? माइनस ये 1/5 होगा ना, सॉरी ये 1/5 होगा, 1/5 होगा, और माइनस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखो 1/5 है ना, और ये क्या है? देखो 1/s+5। तो मैं क्या लिख दूंगा? e⁻⁻5। अब देखो, अब मैं फिर से एक बार रिकैप कराता हूं। मैं क्या बोला? अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख के फिर उसको आपने सिंप्लीफाई कर दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसा किया क्यों आपने? ऐसा इसीलिए किया बिकॉज अगर आपको कोई बोलता है कि लैप्लस इनवर्स ऑफ ये निकालो, तो आप क्या करोगे? आपको डायरेक्ट तो इसका फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दे तो अब आपको पता है कि 1/s के लिए 1 होता है, या फिर आप ut लिखो, एंड 1/s+5 के लिए e⁻⁻5t होता है। क्योंकि देखो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s+5 ना, वही तो है। तो ये फायदा है पार्शियल फ्रैक्शन का। क्लियर? तो मैंने इसलिए लिखवा इफ रिक्वायर्ड, तो आपको रिक्वायर्ड था तो आपने यूज किया। अगर मैं यहीं से अगर मैं बोल देता कि मैं s को हटा दे रहा हूं तो 1/s+5 का लैप्लस इनवर्स निकालो, तो आप तो बिना मतलब देखने के साथ साथ आप बोल देते ना कि e⁻⁻5t होता है आंसर, है कि नहीं? तो इसीलिए जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना। एंड जो सेकंड है वो क्या है आपका? यूज योर ब्रेन। तो वो भी मैं बताऊंगा यूज योर ब्रेन मैंने क्यों लिखवाया। ठीक है, तो ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अब कितने टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो कितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब कितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं? ओके चलो मैं यहां पे लिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, मैं क्या बोला? टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैं पहला टाइप लिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले हमेशा याद रखना एक बात, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूं? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन, आप एकदम नोट कर लो अपने कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट, अगर ये गलती कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हो तो ऑलवेज मेक श्योर, ठीक है, अपने कॉपी में लिखो, वेन एवर वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन देन वी हैव टू मेक श्योर दैट न्यूमरेटर का जो डिग्री है ना, न्यूमरेटर का क्या है, जो डिग्री है ना, वो आपका क्या होगा पता है, डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होना पड़ेगा, है ना। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर का जो डिग्री है, मान लो कि न्यूमरेटर में आपका s टू द पावर 5 इज द हाईएस्ट टर्म। मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में s टू द पावर 5 जो है वो हाईएस्ट टर्म है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री है मतलब। तो डिनोमिनेटर में जो डिग्री होगा ना वो s टू द पावर 5 से ज्यादा ही होना पड़ेगा, नॉट इवन s टू द पावर 5, उससे ज्यादा होगा। दैट मींस डिनोमिनेटर में क्या होगा, s टू द पावर 6, s टू द पावर 7 कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमरेटर के डिग्री से डिनोमिनेटर का डिग्री हमेशा ज्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको आता है लेकिन आधा अधूरा आता है तो फिर जानते हुए भी गलती कर दोगे। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, है ना, पूरा उसके रूट से सीखो, सो दैट आपको उसके बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। तो मैं पहला लिखा रहा हूं, टाइप 1। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है आपका, लेट्स से 1 बाय s प्लस a, s प्लस b और s प्लस c, ठीक है, ऐसा है। और लेट्स से मैं क्या बोलूं, और क्या बोल सकता हूँ, 16s प्लस 4, लेट्स से, हाँ मैंने आर्बिट्री नंबर ले लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी ले लिया, आप उसमें क्या कर सकते हो, देखो, सो s प्लस a, s प्लस b। एक काम करता हूँ, मैं ABC नहीं लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, है ना, ABC नहीं लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ। चलो, मैं बोला ये 1 है, ये मैं बोला कि 3 है, और ये मैं बोला कि क्या बोलूँ मैं, 7 है, चलो ठीक है 7 है, और ये प्लस क्या माइनस ले लो, आप कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, मैं बस जनरल एक फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोला, s प्लस क्या हो गया आपका, मैं बोला इसको 1 ले लो, इसको 3 ले लो, s प्लस 7 ले लो, ठीक है। सो इसको मान लो, इसको ऑब्जेक्टिव सुनो, मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मैं ना इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा a बाय s प्लस 1 प्लस b बाय s प्लस 3 प्लस c बाय s प्लस 7, है ना, ऐसे करके मैं इसको ब्रेक करूंगा। अगर मुझे इसको भी ब्रेक करना पड़ा ना तो भी मैं इसको सेम ऐसे ही लिखूंगा, a बाय s प्लस 1 प्लस b बाय s प्लस 3 प्लस c बाय s प्लस 7। आप समझ में आया मैं क्या बोला, जब भी आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा ना, अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 बाय s इंटू एस प्लस 1, तो लगभग इसी के फॉर्म में था ना। यहाँ पे एक s भी हो सकता है, अगर यहाँ पे एक s होता तो आप क्या लिखते, a बाय s प्लस b बाय s प्लस 1 प्लस c बाय s प्लस 3 प्लस d बाय s प्लस 7, है ना। तो कुछ भी ऐसा रहे तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही हैंडल करना है, ठीक है। तो ये होता है टाइप 1। अगर आपको दिखे, है ना, ऐसा अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिखता है या फिर ऐसा दिखता है तो आप क्या करोगे, हमेशा इस तरीके से ब्रेक करोगे, है ना। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्सप्रेशन आएगा, फिर ऐसे वैल्यू लो सो दैट आपको a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन पार्ट, वो तो आप कर ही लोगे यार, बच्चा भी एक कर लेगा, है ना। मैं क्या बोला, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर s का ऐसा वैल्यू लोगे सो दैट जिससे आपका b चला जाए, c चला जाए, बस a रहे। फिर आप s का एक ऐसा वैल्यू लेना जिसमें से a चला जाए, b चला जाए, c रहे, है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, ABC आपको निकालना होगा। तो ये एक टाइप हो गया, टाइप 1, ठीक है। अब मैं टाइप 2 की बात करता हूं, अब मैं टाइप 2, तो इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसको मैं हटा देता हूं, मैं इधर भी लिखवा सकता हूं ना अभी, तो इधर मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी, इसको मैं हटा देता हूं, मैं टाइप 2 की बात करता हूं, ठीक है। मैं क्या बोला, टाइप 2, यहीं पे लिख देता हूं मैं नीचे, टाइप 2, ठीक है। कहीं पे अगर आपको ऐसा दिखे ना, क्या बोलूँ मैं आपको, 16, चलो ये लिख देते हैं, ठीक है, 16s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 s प्लस 2 स्क्वायर। कहीं पे अगर आपको ऐसा टाइप का कुछ दिख जाए ना, ऐसा दिख जाए कुछ, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे पता है इसको। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। बहुत लोगों को क्या होता है, इसको तो पता है कि वो उस तरीके से ब्रेक करना है, क्योंकि अगर मैं बोल दूं इसका लैप्लास इन्वर्स निकालो तो उनको ऐसे ही जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता ना लैप्लास में। तो लैप्लास में तो बस सिंगल के लिए मतलब
एप्लीकेबल है वो। अगर ये s+1 है तो e⁻⁻1t हो जाएगा इंटू a का जो भी वैल्यू होगा, है ना। तो अगर ऐसा टाइप आ गया ना तो वो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि इसको मतलब ब्रेक कैसे करें, मतलब उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसको कैसे ब्रेक किया जाता है, a/s+4 प्लस b/s+2 प्लस c/s+2 स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको ऐसा टाइप दिखे ना जिसमें से आपको देखने में कुछ ऐसा लगे, तो एक चीज आप नोट करो। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 3 है, न्यूमरेटर का कितना है न्यूमरेटर का, अगर कुछ भी नहीं है तो s⁻0 है ना, s⁻0 इक्वल्स तो 1 होता है ना। तो न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, 0, एंड डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 3। तो देखो 3 इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं ये वाला भी एग्जाम्पल लिया हूँ तो यहाँ पे कितना है डिग्री, 3 है, ऊपर में कितना है, 1 है। अगर मैं इसको पता है s⁻4 कर देता ना अगर, तो ये गलत हो जाता। इवन अगर मैं इसको s⁻3 भी कर देता ना तो आपका ये सिंप्लीफिकेशन पूरा गलत हो जाता, ठीक है। तो वैसा तो आपको कभी देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कि अगर हो गया तो आप क्या करोगे, एक स्टेप डिवीजन अप्लाई कर दो आप, है ना। आप डिवीजन कर दो, फिर समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग आएगा, जहां पे ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज आप नोट करना, ठीक है। अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो देखो डिनोमिनेटर में कितना है, s² और यहाँ पे एक s, तो 3 आएगा हाईएस्ट पावर। यहाँ पे कितना आएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना आएगा, इस वाले का, इसका हाईएस्ट पावर आएगा 2 एंड इसका 1 है, तो 2 × 1 कितना, 3। तो नीचे में मतलब क्यूब इज द हाईएस्ट पावर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 है, तो देखो डिनोमिनेटर का 3 और न्यूमरेटर का 1, तो यहाँ पे भी देखो ये वाला मैंने एप्लीकेबल रखा है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान, अगर मैं यहाँ पे s² भी लिख देता ना, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे s² लिख दिया तो भी ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सिमिलरली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में इस वाले से, तो इधर में बस ये बच जाएगा एंड आप ABC निकाल लो अकॉर्डिंगली। तो ABC निकालने के लिए आपका खुद का टेक्निक होगा कि आप S का क्या वैल्यू लो जिससे बस आपका एक ही वेरिएबल बचे एंड बाकी दो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वेनिश हो जाए, है ना। तो आपको एक ही वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ टाइप 3 की। तो पता है और भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, तो टाइप 2 तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। टाइप 3 और टाइप 4 तो छोड़ ही दो, वो देंगे भी नहीं, क्योंकि टाइप 3 और टाइप 4 काफी लेंदी होते हैं, है ना। तो गेट जैसे एग्जाम या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम है वो नहीं दे सकते, बिकॉज उसको कैलकुलेट करने के लिए, मैं ये नहीं बोला कि वो डिफिकल्ट है, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको काफी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो गेट वाले ना कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं देते जिसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, तो वो हमेशा ना ये टेस्ट करते हैं ना कि स्टूडेंट का ना एक बहुत ही प्रिसाइज नॉलेज कितना है किसी भी चीज के ऊपर में, है ना। आप तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर ही लेता हूँ। अब देखो कि वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी, मतलब बहुत टाइम पे ऐसा देखा है, बहुत जगह पे ना मैं अगर बोलूँ तो जो टीचर्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स को ना फोर्स करते हैं कि आप ये याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो, ऐसे बोलते हैं। अगर सिंपल सा एग्जांपल बताऊं मैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी एम्पलीफायर होता है, तो जब आप बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ते हो तो आप कितना सारा फॉर्मूला रट लेते हो, है ना। HFE ये होगा, HI ये होगा, HFC होगा, फिर आपका कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, हर कॉन्फ़िगरेशन का एक दूसरे में कैसे उसका इंटरचेंज होगा, सब कुछ आप रट लेते हो। तो उस टाइम तो आपको लगता है कि यार चलो याद रह जाएगा, लेकिन जब बाद में आप इतना सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ज़रूरत क्या है याद करने का। आप देखोगे जब मैं आपको बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं शायद आपको सिंगल फॉर्मूला भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको याद रखो, सिंगल फॉर्मूला भी नहीं बोलूंगा, मैं बस आपको एक फिगर बताऊंगा, है ना। मैं बस आपको एक फिगर बताऊंगा, कुछ इस तरीके का एक फिगर बताऊंगा, है ना। इससे आप बीजेटी एम्पलीफायर का आज तक जितना क्वेश्चन आया सब कर लोगे, है ना, सब कुछ कर लोगे। तो ऐसे टेक्निक ना बहुत कम टीचर्स को पते होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, क्योंकि मैंने किसी को डिस्कस करते हुए नहीं देखा ऐसी चीज़ों को। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है ना कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मतलब लिखा देते हैं। तो गेट का यार उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता है। गेट कभी भी ये टेस्ट नहीं करता ना कि आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है। ये अलग बात है कि कुछ स्टूडेंट का मेमोरी पावर इतना ही अच्छा रहता है कि वो कंसेप्ट को ही मतलब पूरा याद रख लेते हैं, पूरा समझ रहे हो ना, वो कंसेप्ट को, और वो कैसे अपना मेमोरी मैपिंग करते हैं उनको पता होता है, ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, अगर ये क्वेश्चन को चेंज भी कर दिया जाए तो उसको वैसे ही करना है, तो उनको वो चीज़ पता रहता है मतलब। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि कंसेप्ट, रूट कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट अगर आप बोलोगे कि उनका अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है ना। जब आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब एक अच्छा रैंक या अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और गेट वाले कभी भी इस पर फोकस नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ याद करो, है ना। वो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम करते हैं कि अगर आप 1 मिनट ले भी लो ना उसको डिराइव करने में, तो अगले 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला अभी, मैं ये बोला कि ये वाला जो है ना टाइप 1 यही मोस्टली यूज होता है ना, यही मोस्टली यूज होता है। टाइप 2 भी मैंने कभी देखा नहीं है कि गेट में कभी क्वेश्चन पूछा जिसमें टाइप 2 का मतलब रिक्वायरमेंट हुआ। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अभी मेरे पास याद नहीं आ रहा है, अगर मैं बोलूँ
कि कंट्रोल वगैरह में मतलब हो सकता है इसका यूज़, है ना। मैं क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि शायद मैंने कभी क्वेश्चन किया था तो एक दो बार मेरे को टाइप 2 देखने को मिला है, ठीक है, एक दो बार मेरे को टाइप 2 देखने को मिला। बट हमको क्या फर्क पड़ता है यार, हमको तो सब आता है, हमको तो टाइप 1 भी आता है, हमको टाइप 2 भी आता है, हम टाइप 3 और 4 भी देखेंगे, जिसके बारे में मतलब शायद 5 to 10% लोगों को ही मतलब पता होगा, और स्टूडेंट में तो शायद 0% को पता होगा शायद, ठीक है। तो हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला देखो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर कभी किसी ने अगर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया ना, तो बहुत ना बच्चे उसको क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको आता है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट वो सिंप्लीफाई करेंगे तब तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे ना। जब सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे फिर, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी अगर चाहूँ ना तो मैं इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन एक फ्रेम कर दूंगा। हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, है ना। जैसे कि अगर वो 2-3 मिनट में सॉल्व होना है तो वो भले 4 या 5 मिनट लग जाएगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उस पर, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा आगे, जब मेरे को अगर मैं टेस्ट सीरीज पे भी अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन को मैं भी बना मतलब अपना कलेक्शन एक अच्छा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बिलीव करता हूँ कि खुद से क्वेश्चन कैसे मतलब वो किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर टेस्ट सीरीज होगा तो मैं आपको उसमें जरूर रखूंगा ऐसा क्वेश्चन, ओके। तो ये हो गया टाइप 2 का बात, चलो ये हो गया टाइप 2 का बात, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप 1। अगर मैं बोलूँ कि टाइप 3 क्या होता है ना, टाइप 3 मैं क्या बोला, टाइप 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टाइप 3 तो टाइप 3 कैसा होगा, देखो टाइप 3 में बोलता हूँ 4s/, मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, हाँ मैं कुछ भी रैंडम, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा तभी आपको करना है, मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, बस ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बढ़े ना, बस मैं बस वही देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बस मेरे को वो कंडीशन मेंटेन करना है कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ s+2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ s² + 5s + 6, लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर मेरे को इसको ब्रेक करना होगा ना तो मैं कैसे लिखूंगा पता है, अगर मुझे इसको ब्रेक करना होगा तो मैं इसको लिखूंगा a/s+2, है ना, a/s+2 प्लस bs + c डिवाइडेड बाय s² + 5s + 6। क्लियर, समझ में आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अभी किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4s डिवाइडेड बाय हाउ मच, s+2। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, s+2, है ना, s+3। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा आया ना। अब ये कितना हो गया, s+2 होल स्क्वायर हो गया ना। अब ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, देखो आपका टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं। देखो ये अलग है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर अलग है, बट नीचे वाला देखो ना, हम लोग तो नीचे वाले को देख के टाइप मतलब टाइप के बारे में बोलते हैं, है ना। देखो आप हम लोग टाइप किस पे बेस्ड रखे हैं, हम लोग डिनोमिनेटर पे टाइप को बेस्ड रखे हैं। तो ये वाला जो है इसके साथ ही हो गया। तो आप इसको ना उसमें सिंप्लीफाई करो और इसमें सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फाइनल आंसर जो है ना वो सेम मिलेगा, भले जो स्टेप्स है वो अलग हो, बट एट द एंड रिजल्ट आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो आपको ये सब में छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप अपना कंसेप्ट को पूरा एकदम ऐसे रखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना, और वो वेरीफाइड है कि नहीं है। तो वेरीफाइड है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को पता है। तो आपको अगर टाइप 3 दिखे आप तुरंत ऐसा करो। अगर आपके दिमाग में कहीं स्ट्राइक कर जाता है अरे ये तो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप सिंप्लीफाई करके करो ना, क्योंकि डेफिनेट सा बात है अगर जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मतलब बी और सी में ना आपको इक्वेशंस मिलेंगे, लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, फिर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके आपका बी और सी का वैल्यू निकलेगा। तो उससे अच्छा आप ऐसे में जाओ ना कुछ, है ना, आप ऐसे में जाओ। तो वो जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या क्या आता है ना। क्योंकि मैंने तो सारे टाइप के एग्जाम्पल लेके सिंप्लीफाई किया, तो मुझे पता है मतलब कौन सा प्रॉब्लम आएगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, वो मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। तो इन जनरल बस मैं आपको टाइप बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका टाइप 3, आपको याद रहे ये हो गया आपका टाइप 3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टाइप 4 लास्ट, तो टाइप 3 में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, टाइप 3 बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट फिर भी आपको आना चाहिए। मैं क्या बोला, आपको आना चाहिए। कितना टाइम लगता है ना इसको दिमाग में रखने में, तो फिर भी आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि टाइप 4, है ना, अगर मैं बोलूँ कि टाइप 4, तो टाइप 4 में लेट्स से मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। टाइप 4 में मैं लिख देता हूँ कि s प्लस, चलो टाइप 4 को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ये s बना दिया मैंने, इसको s+3 बना दिया, इसको मैंने लिख दिया कि s² + 3s + 4 का ये भी स्क्वायर है। तो ये तो कभी भी नहीं आएगा यार, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, कभी भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पता है, a/s प्लस b/s+3, s+3, है ना, प्लस जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।
जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बिकॉज स्पेस कम हो जाएगा ना, ठीक है। b बाई एस प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 प्लस ई एक्स कहाँ से आ गया, एस होगा ना, एस सी एस प्लस डी प्लस ई एस प्लस एफ डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 होल स्क्वायर। तो आपको लगता है इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन देगा, इसलिए तो मैं आपको पहले बताया ना कि टाइप 3 और टाइप 4 का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। मतलब आज तक बता रहा हूँ मैं, आज तक कभी भी मैंने देखा ही नहीं कि टाइप 3 और टाइप 4 यूज हुआ है ना। मैं आपको बोला कि मैं 99% टाइम टाइप 1 ही देखा हूँ और इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को टाइप 1 ही से पता होता है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो ज़्यादा जानना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं आपको चारों टाइप बता दिया। तो आप भी याद रखो, क्या पता कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर का भी जरूरत पड़ जाए, है ना। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे और भी एडवांस लेवल में, तब तो मैथमेटिक्स तो बहुत एक्सपांड होते जाएगा ना, तब शायद आपको जरूरत पड़ जाए, तब शायद आपको लगे कि अच्छा सर ने बताया था ये बात, ठीक है। तो चलो ये हो गया बस टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। तो अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से इनवर्स पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस लेंगे, तो अब हमको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इनवर्स का क्वेश्चन बनता है। और इनवर्स से पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो आप सोचते रह जाओगे और आपको आंसर उसका पता नहीं चलेगा, है ना। आप सोचते रह जाओगे, आपको आंसर उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चंस करने के पहले इनवर्स में और एक कंसेप्ट आता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। कन्वोल्यूशन, मैं क्या बोला, कन्वोल्यूशन, ये इनवर्स में कंसेप्ट आता है, ठीक है। मैं आपको बता, अब देखते रहो क्या है, सबके बारे में बात करूंगा, बस अभी आप देखते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, है ना, अगर एफ ऑफ टी है, अगर मैं बोलूं कि लेप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस, है ना, जी ऑफ टी है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, देन लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। मैं क्या बोला, देन लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0 to t f of u g of t minus u du और is equals to 0 to t, है ना, g of u f of t minus u du, है ना। इसी को आप लिखते हो, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को आप लिखते हो f कन्वोल्यूशन g, इसको आप लिख सकते हो g कन्वोल्यूशन f। तो दोनों इक्वल होता है ना, आप कैसे भी लिखो, है ना। तो अभी ये क्या होता है कन्वोल्यूशन का, अब मैं देखो धीरे धीरे बताता हूँ, देखो ठीक है, सब कुछ बताता हूँ। मैंने क्या बोला, कन्वोल्यूशन क्या है, एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अभी क्यों नहीं बताऊंगा, बिकॉज कन्वोल्यूशन जब मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम में जब कन्वोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा खासा टाइम लूंगा आपको कन्वोल्यूशन समझाने के लिए, क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं कन्वोल्यूशन के, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कन्वोल्यूशन के, तो मैं अच्छा एक ब्रॉड डिस्कशन वहां पे ऑलरेडी करूंगा। तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वोल्यूशन का कोई आपको जानना ही नहीं है कन्वोल्यूशन क्या है। आपको क्या जानना है कि अगर किसी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ टी होता है, किसी फंक्शन का अगर लैप्लास इनवर्स जी ऑफ टी होता है, तो ये दोनों का आपको अगर प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, आप सीधा एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी लिखना और एफ कन्वोल्यूशन जी लिखना, दोनों में डिफरेंस है यार। कन्वोल्यूशन ये होता है, मल्टीप्लीकेशन तो क्या होता है, आप अगर मान लो कि ये टी है और ये ई टू द पावर टी है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टी इंटू ई टू द पावर टी, है कि नहीं। बट कन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये करना पड़ेगा आपको कन्वोल्यूशन में। अब ये क्या है, कहां से आया, मैं बोला ना यार सिग्नल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस आप याद रखो ना इसको। मैं तो ये नहीं बोला ना कि आप रट लो बोल के, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ के गेट का एग्जाम देने जाओगे, आप तो सारा सब्जेक्ट कवर करोगे ना, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि आपको मैथ्स में ही सीखना है ये चीज़, क्योंकि मैं तो बहुत परफेक्टली प्लान किया हूं ना कि मैं आपको कैसे मतलब सिग्नल एंड सिस्टम में किस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है सिग्नल एंड सिस्टम समझने में। तो मैं प्लान किया हूं ना, प्रॉपर प्लानिंग किया हूं कि किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे। तो मैं बेफालतू का कन्वोल्यूशन का टॉपिक मैथमेटिक्स में लाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोर्स को मेरे को डिजाइन करना है,
मेरे को हर वो चीज़ कवर करना है जो दूसरे लोग कवर नहीं करते, और मेरे को ये काम वो जितना टाइम लेते हैं मुझे उससे कम टाइम में करना है। तो समझ रहे हो ना, मेरे लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं इसीलिए कन्वोल्यूशन को मैथमेटिक्स में नहीं लाऊंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या याद कर, मतलब क्या दिमाग में रखना है, कन्वोल्यूशन क्या है, एक कंसेप्ट है। कन्वोल्यूशन क्या है, एक कंसेप्ट है। क्या है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने, अगर एफ ऑफ इनवर्स इसका अगर ये है, इसका अगर लेप्लास इनवर्स ये है, तो लेप्लास इनवर्स अगर मेरे को दोनों का चाहिए होगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे निकालूंगा मैं, है ना। मैं ऐसे करके इंटीग्रेशन करूंगा, एग्जांपल लेंगे ना, एग्जांपल लेके देखेंगे। ऐसे करके मैं इंटीग्रेशन करूंगा और बोलूंगा कि ये मेरा आंसर है, ठीक है, एफ ऑफ कन्वोल्यूशन टू जी। दैट मीन्स इसका लेप्लास इनवर्स जो होगा, है ना, इसका जो लेप्लास इनवर्स होगा वो मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा तो कुछ तो आंसर आएगा ना, है कि नहीं। ये आप किसके टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, ड्यू। यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, ड्यू है। लिमिट्स क्या है, 0 से t। तो इसका रिजल्ट तो पक्का इन टर्म्स ऑफ t आएगा ना। ये जो भी आएगा इट विल बी व्हाट, ए फंक्शन ऑफ लेट्स से h ऑफ t, है ना। h क्या है, मैं कोई भी ले लिया, आपको मन नहीं है h लेने का तो आप कुछ भी m ले लो, है ना, आप x ले लो, कुछ भी ले लो यार। इसका जो भी इवैल्यूएट करोगे आप, फंक्शन ऑफ t आएगा ना, मैं वो बोल रहा हूँ बस। तो फंक्शन ऑफ t में ही तो हमको आंसर चाहिए होता है ना इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी इस बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये वर्ड से लेके ये क्या होता है, मैं इसका प्रूफ भी करूंगा आपके सामने, मैं ये क्या होता है आपको समझाऊंगा भी कन्वोल्यूशन, ठीक है। बट अभी नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। अभी बस आपको ये याद रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में लेप्लास इनवर्स दिया था तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है। मैं एग्जांपल लेके अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूशन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो इनवर्स का कांसेप्ट मतलब खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है ना। इनवर्स का कांसेप्ट में और कुछ नहीं है। अब बस आपको इतना ही कांसेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल्स लेके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करो खुद से, है ना। ठीक है, अब मैं क्या बोला, अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस लेने से पहले मैं बोलता हूं कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है क्वेश्चंस के लिए मेंटली, ठीक है। क्योंकि अभी मैं शायद आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा बस। तो उन 3 क्वेश्चन से ना आपको बड़ा जबरदस्त आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराता नहीं हूँ। मैं जितना क्वेश्चंस कराता हूँ मैं बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूँ, और मुझे पता है कि अगर वो क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर पाते हो, 90% चांस है कि आप नहीं कर पाओगे मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आप सीखोगे जो चीज़ सीखोगे वो बड़ा जबरदस्त होगा, ठीक है। तो वो 3 या 2 क्वेश्चन ही आपका इक्विवेलेंट टू 20-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप खुद देखोगे अभी, ठीक है। तो मैं क्या बोला, अभी जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसको सॉल्व करने से पहले आप मेंटली ये प्रिपेयर हो जाओ कि इनवर्स निकालने के लिए, है ना, लैप्लास इनवर्स निकालने के लिए जो भी कंसेप्ट चाहिए, जो भी आइडिया चाहिए, वो मैंने आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पढ़ा दिया है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि आप देखोगे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, उसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट को यूज नहीं करूंगा जो आपको मैंने नहीं सिखाया है ना। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होंगे। अब गेट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे आपसे, वो थोड़ी बोलेंगे कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5 है एंड फाइंड आउट a + b होल स्क्वायर। वो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना यार, खुद ही सोचो। तो वो चीज़ आपको सोचना रहेगा, ठीक है। वो चीज़ आप सोचोगे अच्छे से कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं देखो जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ ना, मैं इसलिए हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप रिलेट कर पाओ कि सामने वाला जो बैठ के जो गेट का जो कमिटी है वो क्या सोच के एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करते होंगे, है ना। वो किस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, सो दैट एक स्टूडेंट उसी ट्रैक को फॉलो करके उसका सॉल्यूशन ढूंढे। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग अभी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, अगर मैं बोलूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s × s² + a²। आप करो अब इसको, कैसे करोगे, है ना। आप करो इसको, देखो कैसे निकालोगे। आप करो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है ना। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि इसको मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है तो आप अपना टेक्निक अप्लाई करो। देखते हैं फिर, आंसर तो सेम ही आना है ना। एक क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे आएगा, है ना। आप 10 टेक्निक यूज करो, अगर आपको 50 टेक्निक आता है 50 टेक्निक यूज करो, आंसर तो यार सेम ही आएगा। अगर 4 है आंसर तो 4 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, है ना। अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, जो भी आंसर है वही आएगा, ठीक है।
तो आप ट्राई करो इसको, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आप ट्राई करो इसको। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हो तो आपके दिमाग में ना वो हिडन टैलेंट है, मैं क्या बोला, वो हिडन टैलेंट है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा आपको फिर, है ना, उसको आपको अपने ही दिमाग से निकालने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कभी भी स्पून फेड एजुकेशन पे बिलीव नहीं करता कि मैं बाजार में जाऊंगा, मैं फल को खरीदूंगा, उसको घर पे लेके आऊंगा, उसको धोऊंगा, उसका छिलका को मतलब उतारूंगा, फिर आपको बोलूंगा कि लो खा लो। तो मैं इस पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता। एंड जो टीचर्स इस वाले प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं ना, वो कभी भी, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना, वो कभी भी अच्छा स्टूडेंट मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद के ब्रेन को यूज करो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा यार, 11 टाइम पे तो हो जाएगा ना। तो सोचो, जब 11 टाइम में जब आप एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन खुद से करने लगोगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको कितना बेटर लगेगा कि यार कैसा स्टूडेंट था मैं और अभी मैं कैसा स्टूडेंट बन गया हूँ। तो दोनों में तो डिफरेंस है ना। तो वो जो हैप्पीनेस आपको मिलेगा ना, दैट इज लॉट मोर देन समथिंग एल्स, मतलब दैट इज लॉट बिगर थिंग, मतलब समझ रहे हो ना। तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा उसमें, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू जस्ट गिव एन अटेम्प्ट। 5 मिनट 10 मिनट टाइम लो, आपको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैं तो अभी सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप ट्राई करो एक बार, ठीक है। चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लेकिन ट्राई करो एक बार, ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, मैंने आपको लिखाया था ना कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसमें से आप देखो कि क्या ये कुछ टाइप के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो आप जाओ, है ना। अगर मैच करता है, मैंने आपको क्या बोला था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कराया था, तो आप देखो कि ये किसी टाइप से मैच कर रहा है क्या। अगर मैच कर रहा है तो आप उस फॉर्मेट में जाओ, आप इवैल्यूएट करो, अपना आंसर निकालो, ठीक है। मैं किसी और मेथड से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, है ना, मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि कैसे इसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं विदाउट नोइंग ऑल दोस पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर। तो मैंने आपको तो लिखाया था ना, मेथड 1 स्टेप 1 क्या लिखा था आपको, यूज पार्शियल फ्रैक्शन इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था, यूज योर ब्रेन। तो चलो ब्रेन यूज करते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन से आप करो और मैं ब्रेन को यूज करके करता हूँ, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ, एक हिंट देता हूँ, ठीक है, एक हिंट देता हूँ, चलो एक हिंट देता हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है, हाँ बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये सिंबल भी यूज करते हैं। अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है, ठीक है, तो 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी कितना हो जाएगा, 1/s एफ एस। तो ये हिंट है, मैं क्या बोला, ये हिंट है ना, ये हिंट है। आप ट्राई करो, अगर हिंट से अगर आपका बनता है तो कमेंट में मेरे को बताओ। आप प्लीज कमेंट में मेरे को बताया करो, हाँ, कि आपको मतलब क्या चीज़ अच्छा लगा, मेरा क्या माइनस लगा, कुछ भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मेरे को पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, हर एक टाइप का फीडबैक मिले, तभी तो मैं खुद को इंप्रूव कर पाऊंगा ना यार। अगर मैं सोच लूंगा कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो परफेक्ट है, तो फिर मैं बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा, और मेरे को बहुत आगे जाना है। तो मेरे को उतना आगे जाने में आप ही हेल्प कर सकते हो, है ना। आपका जो फीडबैक है, मैं आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, है ना। जब मैं इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करूंगा तब उसका कुछ फीस होगा, वो भी बहुत लो होगा, वो सब अलग बात है। अभी तो मैं आपको क्या बोला कि हर सब्जेक्ट का मैं आपको 25% ऑफ द सिलेबस में पूरा फ्री कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप देखो और ये फील करो कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है ना कहीं 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बाकी सब्जेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, जैसे कि बहुत इंस्टीट्यूट्स में होता है ऐसा। तो आप खुद देखो फिर जज करना। बट अभी के लिए जब तक फ्री है तब तक कमेंट तो कर सकते हो, कमेंट देने में आपका थोड़ी पैसा लगता है, ठीक है। चलो मैं ये हिंट दिया, हाँ, मैं इसी हिंट से को सॉल्व करूंगा। देखो हिंट ऐसा क्यों दिया मैंने, ये एफ एक्स नहीं होगा यार, एस होगा, सॉरी, है ना। मैं मतलब एक्स लिख देता हूँ कभी कभी, तो सॉरी, चलो ये भी क्या हो जाएगा यार, सॉरी, एफ ऑफ टी टी, हाँ ये तो सही है, एफ ऑफ टी टी टी, ठीक है। मैं क्या बोला, एफ ऑफ टी का अगर एफ एस होता है तो 0 इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 1/s एफ एस। ये मैंने आपको करा है ऑलरेडी, इसका प्रूफ भी मैंने आपको करा है, ठीक है। तो देखो ये इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये एफ ऑफ एस है मेरा, है ना, 1/s² प्लस, अगर मैं बोलूँ ये वाला पोर्शन अगर मेरा एफ ऑफ एस है तो 1/s एफ ऑफ एस है कि नहीं, सिमिलरिटी है कि नहीं। तो मैं इसी को यूज करूंगा अभी, ठीक है। तो सॉल्व करता हूँ मैं अभी, चलो हिंट तो मैंने दे दिया, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि लैप्लास इनवर्स ऑफ a/s² प्लस a² कितना होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, sin 80, है ना। अब sin 80 होता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन, अब मैं कैसे हैंडल किया इसको, मैंने ये देख के समझ गया कि ये तो मैंने कहीं पे देखा है। अच्छा कहाँ पे देखा है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता था, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ना a है,
तो मैं कर दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे 1/a कर दूंगा और इसको a हटा दूंगा। यहाँ पे a को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, है कि नहीं। अभी अगर कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी अगर कुछ लोगों को डाउट आ रहा है तो आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a/s² + a², a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/s² + a² बचेगा। यहाँ पे भी तो वही है ना, सिंपल। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे निकाल दिया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है ना, मेरे को तो क्या चाहिए, 1/s चाहिए। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं क्या करूँगा अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि कैसे करोगे, देखो लैप्लस इनवर्स ऑफ, है ना, 1/s × s² + a²। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, है ना, क्योंकि आप देखो जब f(s) में जब 1/s करते हो तो जो f(t) होता है ना उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/a, है ना, 1/a तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, 0 से t sin ऑफ at × dt, है ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी आप करते हो ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमेशा ना उल्टा देखा करो। जैसे कि देखो इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं तो ये वाला पोर्शन होगा, तो इसका लैप्लास इनवर्स ये होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालूं तो ये वाला होगा, तो इसका लैप्लास इनवर्स कितना होगा, ये होगा। तो इसी का तो लैप्लास इनवर्स आपको चाहिए ना, देखो यही तो चाहिए आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसको इंटीग्रेट करो, कौन सा बड़ा बात है, देखो 1/a हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ sin at कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin at कितना हो जाएगा, -cos 80, है ना, -cos 80। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो आई होप सो आपको आता होगा, है ना, ये तो एटलीस्ट आपको आता ही होगा। और तो ये मेरे को मिल गया। अब अगर मैं लिमिट्स को पुट कर दूँ, है ना, आप इसको पुट कर दो, यहाँ पे एक माइनस साइन है तो लोअर लिमिट में पहले बिठाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, cos ऑफ 0 इज हाउ मच, cos ऑफ 0 कितना होता है। एक काम करता हूँ, माइनस को मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, चलो कन्फ्यूजन हो जाओगे, माइनस को मैंने बाहर ही निकाल लिया, ठीक है। तो cos 80 कितना हो जाएगा, cos 80 माइनस cos ऑफ 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनली आंसर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1 - cos 80, है ना, 1 - cos 80 डिवाइडेड बाई a। तो ये है हमारा आंसर। अपना आंसर क्या है, ये है। चेक कर लेता हूँ मैं आंसर सही है कि नहीं सही है। सही होगा, सही से करेंगे तो सही आएगा ना, 1 - cos 80/a²। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ क्या हो गया, बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin 80 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 80 होता है cos 80/a आएगा ना। यहाँ पे a एक है ना, आप तो विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो ना, विथ रेस्पेक्ट टू 80 तो नहीं कर रहे हो, तो विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इसका, cos 80/a हो जाएगा। तो एक बाहर में आ जाएगा ना, यहाँ पे a² हो जाएगा, ठीक है, a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, देखो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, और एक मेथड कि आप इसको जो टाइप था उसमें भी आप ब्रेक करके देखो, आपको आंसर सेम मिलेगा। कैलकुलेशन सही से करना, आंसर सेम मिलेगा। तो मैंने देखो ये टेक्निक को यूज़ किया मैंने, है ना, ये टेक्निक को यूज़ किया मैंने। क्यों, मैं कैसे कर पाया, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नया स्टूडेंट है तो वो इतना नहीं सोच पाएगा। हाँ, तो वो कैसे आया, देखो मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया ना, मैंने इसको देखा तो ये ना मेरे को जाना पहचाना लग गया। और ये क्या है, आपका कांस्टेंट है ये, तो a/s² + इसको मेरे को a से कोई फर्क नहीं पड़ता, a को तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन ये मेरे को जाना पहचाना दिख गया। जब मैंने इसका जाना पहचाना देख लिया तो मेरे को पता है कि 1/s ना इंटीग्रल में आता है। 1/s किस में आता है, इंटीग्रल में आता है। अगर मैं बोलूँ कि s किस में आता है, s, तो s ने किस में आता है पता है, डेरिवेटिव में आता है। देखो sfs - f(0) है कि नहीं, तो s किस में आता है, उसमें आता है। तो यही सब चीज़ होता है, मतलब, है ना, यही सब चीज़ जब आप सोचोगे तो वो कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से आएगा ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो तो आपके पास भी वो स्किल आ जाएगा, है ना। तो वो स्किल को मतलब हासिल करने के लिए ना, टू अचीव दैट स्किल वट एवर इज रिक्वायर्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, है ना। क्योंकि अब ना आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मुझे तो ये किसी ने पढ़ाया नहीं, है ना, मुझे तो किसी को पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे कर लूँगा ये। आपको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने अभी तक, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चन को आप हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, पॉज करके सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, चलो। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। अब आपको एक आइडिया हो गया ना कि किस तरीके से इन्वर्स होता है। तो सेकंड क्वेश्चन एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आपसे बन जाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से ट्राई करो। तो ये कौन सा था, ये यूज योर ब्रेन वाला था, ठीक है, ये यूज योर ब्रेन वाला था। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे और क्या क्वेश्चन है। चलो मैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ ना, ऑफ। तो क्वेश्चन 2 क्या है देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मैं हमेशा ना आपको जो भी क्वेश्चन कराऊँ ना वो वन ऑफ द बेस्ट ही होगा,
वो आपका मतलब पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। लॉग ऑफ s प्लस 1 बाय s माइनस 1। अब निकालो इसका, है ना, आप इसका निकालो, मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन करो। देखो देखने में तो कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है, लॉग ऑफ s प्लस 1 बाय s खत्म है। अब ट्राई करो, देखो निकलता है कि नहीं निकलता है। आप ना एक बात याद रखो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जब भी आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो ना, तो क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट्स को ना लैप्लास निकालना उनको इजी लगता है। लैप्लास निकालना क्यों इजी लगता है? बिकॉज उसके लिए प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है और डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी अवेलेबल है, तो उनको ना बड़ा दिक्कत नहीं होता लैप्लास निकालने में। बट जब बात आती है कि इनवर्स लैप्लास की ना, तो क्या होता है ना कि उनको समझ में नहीं आता कि इनवर्स लैप्लास में आप देखोगे दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अगर बहुत सिंपल अगर कोई क्वेश्चन देता है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन अगर एक अच्छा क्वेश्चन दे देना तो बहुत लोग क्या हो जाता है ना, वहाँ पे मतलब दिक्कत आ जाता है उनको। तो फिर आपको देखना होगा कि किस तरीके से मतलब आप करोगे। तो उसके लिए आप क्या करो ना, कि एक टेक्निक बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, अब सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ एक बात बता रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कोचिंग वाले क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, कोचिंग वाले क्या करते हैं। कोचिंग वाले क्या बोलेंगे ना कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, देखो कोचिंग वाले बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्यों करना है ना, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्यों करना है। एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस होंगे, आप चारों ऑप्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, है ना। जो भी इसके साथ मैच करेगा वही आपका आंसर होगा ना, क्योंकि अगर मान लो आंसर ऑप्शन ए है, हाँ, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो यही तो आएगा ना, सो दैट इसका लैप्लास इनवर्स ऑप्शन ए होगा। तो बोल देते हैं कि वैसे करके आप कर लो। अब दिक्कत कहाँ पे हुआ, देखो दिक्कत कहाँ पे हुआ, जो IIT का जो कमिटी है ना, अगर वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो उनको तो पता है ना, वो इतने गधे थोड़ी है यार, है ना, वो थोड़ी इतने गधे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थोड़ी सेट करते हैं पेपर, अच्छे लेवल के प्रोफेसर सेट करते हैं उसको, तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। बट कोचिंग वाले बचने के लिए कट लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, 2 घंटा में लैप्लास खत्म करना है, उनका तो टाइम अलॉट रहता है ना कि 2 घंटे में आपको खत्म कराना ही है, वरना आपका ये सैलरी कट जाएगा, वो सैलरी कट जाएगा, ऐसा रहता है कुछ। मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, मैंने सुना है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका वैसा रहता है, तो वो क्या करते हैं उसमें दौड़ा देते हैं। तो जो क्वेश्चन जो सेट होगा ना, वो आपको कभी भी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। वो आपको बोलेगा ना कि एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो एक रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो आपको ना एस का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, वो ऐसा कुछ एक वैल्यू दे देंगे एंड वो पुट करना होगा आपको आंसर में, सो दैट आपका आंसर निकलेगा। समझ रहे हो ना। तो अब आप ऑप्शन में इन्वर्स अप्लाई करके भी, लैप्लास अप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं है आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इसीलिए ऐसा बात बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको जब मैं टेस्ट सीरीज पे जो काम कर रहा हूँ उसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किया है कि जब आप वो करोगे ना, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे, मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दूंगा, मैं उस क्वेश्चन को ही इंटीजर टाइप डिजाइन कर दूंगा। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आप कैसे जाओगे बताओ मेरे को, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ आपको सोचना होगा। तो हम लोग तो बेस्ट वे में डील करेंगे ना। तो देखते हैं, चलो निकालो इसका सॉल्यूशन, बहुत मजा आएगा आपको, निकालो, ठीक है। कैसे करोगे मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। डायरेक्ट करना मेरे को लगता है कि आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हिंट लिख देता हूँ ना, हिंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। अगर एफ एस होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी अगर एफ एस होता है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, -1 डी बाय डी एस ऑफ एफ एस। ये तो आप मानते हो ना, है ना, ये तो आपको पता है, इसका तो मैंने प्रूफ भी कराया आपको, तो ये आप देख लो, ठीक है। इसका प्रूफ कराया कि नहीं कराया मेरे को याद नहीं, बट सिंपल है, इसका भी प्रूफ सिंपल है, तो आप वो देख लो, ठीक है। बट फाइनली आपको रिजल्ट तो याद रखना ही पड़ेगा, ये तो आपको याद होना ही पड़ेगा। कितना प्रूफ आप एग्जाम में करके कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुछ आप एग्जाम में ही करके करोगे, 3 घंटा तो मिलता है आपको, तो ये सब तो आपको याद रहेगा। लैप्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो उसका सब कुछ आपको एकदम मतलब आपके मुंह पे होना चाहिए। आपसे कोई कुछ भी पूछे आप तुरंत बताओ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दिया, ये क्या है हिंट, इससे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप हिंट देख के कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आप डायरेक्ट कर लिए तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो ब्रेन का जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे है, मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे जाके, आप में ना वो पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप हिंट देख के भी कर लेते हो ना, तो भी आप अच्छे लेवल पे हो, तो भी आप में पोटेंशियल है। अगर आप हिंट देख के भी नहीं कर पाते हो ना, तो भी आप बहुत अच्छा कर लेते हो। क्यों, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हो, मैं तो हेल्प करूंगा ना यार आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे यार, उसीलिए तो मैं हूं ना, सो दैट मैं आपको आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद में आपको वैसा बना दूं कि अब आप जब सोचोगे कि मैं 1 साल पहले कैसा था मेंटली और अभी कैसा हूँ टेक्निकल फील्ड में,
तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा ना। उसीलिए तो मैं हूँ यार, वरना फिर मेरा जरूरत आपको क्यों पड़ता फिर, है ना। मैं क्यों सोचता कि मुझे लोगों का हेल्प करना है, मेरे को पता है ना कि सब लोग तो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो तो पीछे रह जाएंगे ना ऐसे तो ठीक है चलो। तो मैंने हिंट दिया, अब ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ओके, अब ट्राई करो। तो मैं तो रुक के कोई फायदा नहीं है, तो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं हिंट को मिटा देता हूँ, मेरे को तो हिंट नहीं चाहिए ना, मैं मिटा देता हूँ। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एस प्लस वन बाई एस माइनस वन, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। मैं बोला कि ये क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लॉग ऑफ एस प्लस वन। तो आपको क्या निकालने के लिए दिया गया है, आपको तो यही बोला है ना, एफ ऑफ टी निकाल दो मुझे, है ना। इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, अगर आप एल को इधर लेके जाओ तो एल इन्वर्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। वही तो आपसे पूछ रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है एफ ऑफ टी को निकालना। बट आप सोचो कि ऐसा चीज तो आपने कहीं पे देखा है क्या कोई फॉर्मूला में, एक सिंगल ऐसा फॉर्मूला नहीं था जहां पे लॉगरिथम एग्जिस्ट करता था। अब देखो सोचते कैसे है, अब हिंट के साथ आप रिलेट करो, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आप रिलेट करो। लॉगरिथम जो है ना, लॉगरिथम टेक्निक कहाँ से डेवलप होता है ना, एक अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छे लेवल का स्टूडेंट कैसे सोचता है। आप ये देखो कि आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा ना कि यार जो मतलब बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं, जो लाइफ में बहुत मतलब कुछ बड़ा करते हैं, तो वो कैसे सोचते हैं। देखो वो कैसे सोचते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ा है अभी, है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको कैसे सोचना चाहिए था एक्चुअली। आपको पता है कि लॉगरिथम जो है ना, लॉगरिथम जो है वो किसी भी फॉर्मूला में मैंने आपको नहीं करा है, तो आपको डायरेक्ट तो मिलने से रहा लॉगरिथम, ठीक है। तो आपका अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, और डेफिनेटली आपका होना भी पड़ेगा अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर मैं बोलूँ कि ठीक है अगर log x है, तो अगर मैं इसका dy dx ले लेता हूँ ना, तो 1/x हो जाता है और log हट जाता है। तो मेरा काम था यहाँ से log को हटाने का। और आप कैसे log हटाओगे यार बताओ, है ना। अब क्या बोलोगे यहाँ पे, सर इससे इंटीग्रेट करते हैं यार, कैसे इंटीग्रेट कर दो, क्या इतना आसान हो जाता है क्या इंटीग्रेट करना, है ना। हम तो वैसे भी इंटीग्रेशन से पीछे भागते हैं, हमको तो डेरिवेटिव पसंद है क्योंकि वो ईजी होता है ना। इंटीग्रेशन में सोचना पड़ता है कि किस तरीके से क्या अप्लाई करें। डेरिवेटिव का तो सीधा फॉर्मूला है ना, सीधा लगाओ, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल में तो सोचना पड़ता है, तो इंटीग्रल तो सोच भी नहीं सकते हम लोग लॉगरिथम में, है कि नहीं। बट डेरिवेटिव में बस मैं ये बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव जो है ना वो लॉग को हटा देता है, इसीलिए मैंने आपको वो प्रॉपर्टी कराया था, है ना। अब समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी क्यों कराया था, इसीलिए कराया था मैंने आपको प्रॉपर्टी। तो चलो ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी ये होता है, तो लैप्लस ऑफ टी एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी एफ ऑफ टी हो जाएगा -1 डी बाय डी एस ऑफ लॉग ऑफ s प्लस वन बाई एस माइनस वन। क्लियर। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये तो -1 हो जाएगा, और ये d बाई डी एस ऑफ, ये किस फॉर्म में है, log m बाय n। तो ये क्या होता है, log m बाय n इज व्हाट, log m माइनस log n। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो क्लास 10 में सीखते हो लॉगरिथम में, तो ये होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा log s प्लस वन माइनस log s माइनस वन। क्लियर हो गया। अब तो आप सक जाओगे यार, अब तो क्या टेंशन है। ये माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, d बाय डी एस ऑफ, है ना, log ऑफ s माइनस वन, और ये माइनस हो जाएगा log ऑफ s प्लस वन। मैंने क्या किया, ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यार, इतना शॉकिंग नहीं होना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि d बाई डी एस ऑफ log ऑफ s माइनस वन कितना हो जाएगा, 1 बाई s माइनस वन। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि d बाई डी एस ऑफ s प्लस वन कितना हो जाएगा, 1 बाई s प्लस वन। तो अब सिंपल हो गया, देखो, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या निकला, देखो मेरा आंसर निकलता है log ऑफ लैप्लस ऑफ t f ऑफ t इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 बाई s माइनस वन, ठीक है, माइनस 1 बाई s प्लस वन। क्लियर। ये आया मेरा। अब अगर मैं लैप्लस इन्वर्स लिखूँ तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर टी एफ ऑफ टी जो होता है ना, उसका लैप्लस इन्वर्स कितना होता है। देखो लैप्लस इन्वर्स तो इधर चला जाएगा ना, ये होगा आपका लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस वन माइनस 1 बाई एस प्लस वन। हुआ कि नहीं, देखो है कि नहीं। अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस अगर ये होता है तो इसका लैप्लस इन्वर्स टी एफ टी होगा। क्लियर है। अब देखो, अब सिंपल हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लैप्लस इन्वर्स ऑफ इसका भी पता है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ इसका भी पता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो e टू द पावर टी, है ना, माइनस e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस टी, क्योंकि a का वैल्यू कितना है
1 बाय एस माइनस ए ई टू द पावर ए टी, ए तो 1 है ना, तो 1 लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया। बट आपको क्या चाहिए था, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, टी एफ ऑफ टी के बारे में पूछा था क्या, नहीं, आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ टी, तो लिख दो यार, ये क्या है, टी एफ ऑफ टी है ना, तो देयरफॉर एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा 1 बाई टी है ना, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, हो गया, दिस इज द आंसर, खत्म है। आप समझ में आया टेक्निक, तो देखो, तो बहुत एक नॉर्मल इंसान इतना नहीं सोच पाएगा यार, उसको क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस ये स्टेप पता लगाना मुश्किल था, है ना, कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में रख लो ये चीज़, बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कहीं पे भी आगे भी आप बहुत क्वेश्चन ऐसा देखोगे हर अलग अलग जगह पे, कहीं पे भी अगर आपको लॉग हटाना पड़े, आप तो दिमाग में रट उसको लिख लो आप, है ना, यहीं पे लिख लो, सॉल्यूशन के नीचे लिख, कहीं पे भी अगर आपको लॉग दिखे, उसको हटाने के लिए आप हमेशा डेरिवेटिव टेक्निक को ही यूज़ करोगे, है ना। अब वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस एस्पेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो वो अलग स्टोरी है, बट आप डेरिवेटिव का ही आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप यूज़ करोगे लॉगरिथम को हटाने के लिए। ये बात आप एकदम लिख लो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या पे कहीं पे भी अपियर हो, जब भी आपको लॉग दिख जाएगा ना, आप देखोगे कि जब मैं फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म कराऊंगा ना, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में मिलेगा शायद, आई गेस मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं है, तो वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहाँ पे भी आपको ना लॉग हटाना पड़ेगा, एंड वो तो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होगा, वो मतलब बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, इस तरीके से लॉग को हटाने के लिए ना डेरिवेटिव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो चलो अब, हाँ, और एक बात बताना भूल गया मैं, अब कुछ लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब मतलब ऑप्शन की बात करो, अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, आपको अगर ऑप्शन दिया गया है तो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 बाय, अगर मैं 2t लिख दूं, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा ना, है ना, 2 और 2 ये तो कट जाएगा ना यहाँ पे, तो यही आएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बाई टी साइन एच ए टी होता है, मैं क्या बोला, साइन एच ए टी होता है, बट ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो एच टी लिखोगे आप, क्लियर, वाई, सिंस ए इक्वल्स टू 1, क्लियर, समझ में आ गया ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन एच ए टी इज नथिंग बट ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस एट, सॉरी माइनस ई टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है साइन एच ए टी। क्या होता है हम लोग बात करेंगे ना, जब बात करना होगा, तो अभी बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या लिख दिया मैं, सॉरी, आप दिमाग खराब हो जाता है, देखो ई टू द पावर माइनस 80, क्लियर हो गया। अगर मैं कॉस की बात करूँ ना, कॉस एच ए टी, तो पता है क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 80 प्लस, ये जो माइनस था इसको प्लस कर दो, ई टू द पावर माइनस 80 बाय 2, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होता है, ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन होता है ना। तो जहाँ पे बात करना होगा मैं बात करूंगा, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको, जब जरूरत पड़ेगा तो दिखाऊंगा ना, अभी तो जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने क्यों करा है ये, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि ऑप्शन में ये ना दे के ये दे दे, तो आधे लोग तो यहाँ तक निकाल लेंगे और उनको पता नहीं है कि ये जो है वही ये है, तो फिर भी गलत हो जाएगा उनका, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर ये आ गया, तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। 2 बाई टी साइन एच टी, हाँ सही है, सही है, ठीक है, सही है। चलो यही था अभी हमारा, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, चलो ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। चलो एक काम करता हूं मैं, अभी थर्ड क्वेश्चन अभी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। मतलब अभी क्या हो गया, ये लेक्चर लगभग 1 आवर 10 मिनट्स का हो गया, तो एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं इसको 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में मतलब पूरा खत्म ही कर देता है, क्योंकि मेरे को अभी और करवाना है 2 क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने बस इतना ही देखा अभी, है ना। तो आप, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इससे भी बहुत अच्छा एक आइडिया हो गया होगा, है ना, कि किस तरीके से मतलब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ मैं, एक नेक्स्ट लेक्चर भी मैं बना देता हूँ जिसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। तो वहाँ पे और एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है इनवर्स में, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके।
सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।